हेलो दोस्तों, जय हिंद। ट्रिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। हम जैसे बताते थे कि ट्रिक के बारे में बताएंगे, ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे। आज मैथ की हम ट्रिक के बारे में बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि अच्छा लगे, मेरे पास कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। पहले हम पॉजिटिव वर्डों की बात करेंगे, उसके बाद में हम आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे। पहला है, गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। जो गणित है उसकी प्रकृति होनी चाहिए तार्किक। और हम जैसे बात करते हैं गणित पढ़ने और पढ़ाने पर, तो हम तर्क करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर बाद में चिंतन और विचार करते हैं। ये जो गणित है ये वास्तविक जिंदगी, वास्तविक रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाता है, वास्तविक जिंदगी। उसके बाद में आता है बाहरी जीवन। बाहरी जीवन का सिस्टम ये होता है, हम अगर कमरे में कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बाद में किसी वास्तविक रियल लाइफ से जोड़ें, उसके बाद में बाहर की बातें बताएं कि हाँ बच्चे को ये है, हाथी दिखाएं, हाथी 4 हैं या 5 हैं, उसके बाद में बताएं इसमें 2 कम कर दी जाए तो कैसे हो सकता है। इसीलिए बाहरी जीवन से। उसके बाद में आता है बच्चे को स्थानीय मान और स्थानिक समझ होनी चाहिए। बच्चे को ये तो पता होनी चाहिए स्थानीय मान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में होता है बच्चे को अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। बच्चे को अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक वो क्या समझ सकता है, कुछ नहीं समझ सकता है। और आप यदि पढ़ाएंगे तो उसको ग्रिड, ग्राफ, आलेख, बिंदु शीट पेपर पे ही पढ़ाएंगे, उससे बहुत जल्दी समझ में आता है। यदि आप ग्रिड, ग्राफ पेपर पे पढ़ा रहे हैं तो उसकी लाइनों के बारे में बताएंगे, आकार के बारे में बताएंगे। उसके बाद में अगला है समस्या समाधान। समस्या समाधान, यदि बच्चे की कोई समस्या है तो उसको आप समाधान करेंगे। यदि बच्चा कोई लेके आया कोई क्वेश्चन, उसको बाद में समस्या समाधान कर सकते हैं। सीखने के लिए अधिगम हेतु सीख सकें, इसके बारे में आप सीखने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए अधिगम हेतु सीख सकें। बच्चे को ये पता होना चाहिए बच्चे को समझ आया, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। सीखने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, सीखने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। यदि सीख सका है तो अच्छी बात है। और उसे एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है एक ही विधि का प्रयोग करें, एक से अनेक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है उसे विभिन्न विधियों का और वैविध्यपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगला है जियो बोर्ड ज्यामिति आकृति बताने के लिए होना चाहिए। ये जो जियो बोर्ड होता है ये ज्यामिति आकृति को बताता है। जैसे कोई हमें आयत के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में ज्ञात करना है तो हम जियो बोर्ड के माध्यम से ही पता करेंगे। अगला है क्रियात्मक कौशल। जब हमारे पास कोई क्रिया होगी तभी हम उसका कौशल कर सकते हैं। क्रियात्मक कौशल ग्रहात्मक कौशल नहीं हो सकता है। क्रियात्मक कौशल कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है संख्या सक्रिय कौशल। संख्या सक्रिय कौशल, जब संख्याएं होंगी उसके बाद में सक्रिय हम होंगे तो कौशल के बारे में घटित होंगे। अगला है जोड़, घटाना, गुणा, भाग अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। ये एक फैक्ट क्वेश्चन आता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये किसकी मूलभूत संक्रियाएं हैं, तो ये अंक गणित की हैं। अगला है वैकल्पिक विधि या विकल्प विधि, इनका प्रयोग किया जाता है। यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये निगेटिव वर्ड्स हैं। पहले जो ऊपर मैंने बताया वो पॉजिटिव वर्ड्स थे और ये निगेटिव वर्ड्स हैं। फिर हम आपको बताएंगे क्या होता है निगेटिव, क्या होता है पॉजिटिव। पहला है रटना, याद करना। रटना, किसी चीज़ को बच्चे को रटा आप नहीं सकते हैं, न याद करवा सकते हैं, उसे सिर्फ समझा सकते हैं। श्याम पट पर ही सब कुछ नहीं बता सकते हैं। आप उसके वास्तविक ज़िंदगी से, रियल लाइफ से जोड़ें, चीज़ों को बताएं। अगला है पाठ्य पुस्तक। उसे पाठ्य पुस्तक ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही निर्धारित नहीं है। ऐसे तो कोई भी पुस्तकें खरीद के पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तकों से सारा नॉलेज नहीं मिल सकता है। बस उसे
थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें होनी चाहिए, रोचक बनाना चाहिए। कोई चीज़ केवल नहीं होगी। मेन बात, अगर उसे बच्चे को केवल एक ही काम करवाएंगे तो उसमें केवल लग सकता है, तो केवल कुछ नहीं होगा। मात्र, किसी चीज़ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, कोई मात्रा नहीं है, लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगला है ही। ही एक निपात वर्ड है। ये जहाँ पे ही आ जाएगा, जितना छोटा दिखने में लग रहा है इतना ही निगेटिव इफेक्ट डालता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर, आप किसी चीज़ का फैक्ट उत्तर ही नहीं बता सकते हैं। आप एकदम डायरेक्टली उत्तर ही नहीं बता सकते हैं। अगला है सूत्र। आप सूत्रों के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, सिर्फ सूत्र ही के माध्यम से बता दें। a + b पर का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट क्लास में पहुंचते हैं सीधे बता देते हैं a + b का होल स्क्वायर। सूत्र के बारे में आप बताएंगे तो क्या फ़ायदा है, बच्चों को समझ में आएगा। सूत्रों के माध्यम से नहीं आप पढ़ा सकते हैं, उसकी अवधारणाओं को समझाएं, ये सूत्र कहाँ से आया। अब इसी के बेस से हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। एक होता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। पहले हम निदानात्मक की बात करेंगे। निदानात्मक वो होता है जिसे हम किसी कार्य को पहचानें, इसके नीचे क्या है इसके बारे में हम जानें, वो होता है निदानात्मक। फिर हम उपचार करेंगे, पहले उसके कारण, इस दिक्कतों के बारे में जानेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो आपसे पूछता है कि मर्ज आपके अंदर क्या है, उसी हिसाब से आपसे इसका निदानात्मक पूछता है, उसके बाद में उपचार करता है। तो ये निदानात्मक हो गया। इसका पहला ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना। दूसरा है संतान परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना। अगला है बच्चों की समझ के लिए निहित रिक्तियों की योजना जानना। देखिए यहीं पे मिल गया आपको क्वेश्चन, रिक्तियों की बात करना। ठीक है, आपको यहीं से मिला। जब रिक्तियों के स्थान, हम कोई चीज़ की मेरे अंदर कमियां होंगी उसी के बारे में हम जांच करेंगे, तो हम निदानात्मक कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा होगा। अगला है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताता है कि जब उसे पता ही नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है राजन संख्या सक्रिया को नहीं समझ सकता है। दूसरा है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। अगला है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। अगला है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। पहला, इसका यहाँ से भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही, ऐसा कुछ नहीं, उसे भाषा समझ में आ रही, ये हो जाएगा गलत। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। राजन को जोड़ और गुणा कर नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसे संख्या और सक्रिया के बारे में समझ नहीं है। तो इसका पहला राइट आंसर। अगला, ये आपका मिस्टेक हो गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कोई क्या ज़रूरी है। देखो, पहला है सभी अवधारणाओं को समझना, सही बात है। लागू करना और उन पर संबंध बनाना, सही बात है। इसका दूसरा ऑप्शन है सवालों के उत्तर जानना। देखो, एक निगेटिव पॉइंट यहीं आपको बता दें, उत्तर जानना गलत हो गया। सूत्र, ये भी गलत हो गया। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप गणितज्ञ हो जाएंगे, बहुत जल्दी सवाल हल कर लें तो हम गणितज्ञ हो गए। पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अवधारणाओं की समझ होना चाहिए, उसके बाद में आप संबंध बनाना आपको आना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। अगला है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। गणित में आप सवाल कैसे हल कर सकते हैं। क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगा के, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। संकेत वही चीज़ होता है, आपको रास्ता बताता है, ये तो गलत हो जाएगा। व्यापक, आप अभ्यास लगातार व्यापक अभ्यास नहीं कर सकते हैं, अनुमान तो लगा ही नहीं सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम होना चाहिए। इसका राइट आंसर पहला होगा।
अगला है NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह से शीर्षक दिए हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन क्रिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। देखो आपको दैनिक जीवन, वही तो मैंने बताया था, वास्तविक जीवन एंड दैनिक जीवन आपको यहीं से मिल गया, यही राइट आंसर होगा। अब आपको पॉजिटिव निगेटिव की बात हम दिखा दें। पॉजिटिव के सारे क्वेश्चन थे, इसमें जब हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए ये सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। यदि सही पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड मुझे ढूंढना चाहिए, यदि गलत वो पूछ रहा है तो निगेटिव वर्ड ढूंढना चाहिए। देखो इसमें पॉजिटिव पूछा तो दैनिक जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। ये मुझे कोई ज़रूरी नहीं कबाड़ बेचने की यात्रा करने के लिए हम जानना चाहिए, हमें कबाड़ से क्या मतलब है, जो दैनिक जीवन में रोचक बनाना है। अगला है क्षेत्रफल की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए शिक्षक को शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल की अवधारणाओं को परिचित कराना है तो शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है। पहला ऑप्शन है इकाई वर्ण गणना की सहायता आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। देखिए यहीं पे गलत हुआ, एक आपको मिला सूत्र, ये निगेटिव पॉइंट हुआ तो ये गलत हो गया। तीसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति को क्षेत्रफल की तुलना करना। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको अगला क्वेश्चन देख लो फिर बताएं। चौथा है आयत की लंबाई और चौड़ाई पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल से सूत्र। देखो ये भी सूत्र है, ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा आपका ये और ये, इसमें आपको बताना है। तो सीधी सी बात, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसा इसमें भी सूत्र ही लग रहा है, अगर समझ में आए। देखा जाए तो गणना करोगे तो सब कुछ सूत्र ही। मुझे अवधारणाओं से बताना है बच्चे को, छोटे बच्चों को अवधारणाओं से ही बताया जाता है। तो इसमें देखा जाए जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो किताब जैसे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो सीधे एक मेरे पास बुक होगी तो बुक पे बताएंगे इसकी अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है, सीधे बच्चे बता देंगे इसकी लंबाई है चौड़ाई है। तो देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। हथेली आप हाथों से बता सकते हैं, कि पत्ती दिखा सकते हैं, पेंसिल दिखा सकते हैं, कोई नोटबुक दिखा सकते हैं, आदि विभिन्न वस्तुओं की आयता किसी भी आकृति को क्षेत्रफल की तुलना करवा सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र की तुलना करवा सकते हैं। विभिन्न वस्तुएं, देखो पॉजिटिव वर्ड भी है, उसको कॉन्सेप्ट समझने में भी अच्छा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लगा है तो ट्रिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।